मॉर्निंग क्लास। मैं वीपी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड महानगर बरेली से ट्रेनर सोनाली। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि स्टिचिंग ऑपरेशन में सैंपल की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए या सैंपल की क्वालिटी प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन देने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं स्टिचिंग ऑपरेशन में, ठीक है, स्टिचिंग ऑपरेशन जो है वो आपको पता ही होगा कि स्टिचिंग ऑपरेशन नाम से समझ में आ रहा होगा, सिलाई करने का जो प्रोसेस है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि स्टिचिंग ऑपरेशन है क्या। स्टिचिंग ऑपरेशन में वो सारी चीज़ें आती हैं जो सिलाई करने से पहले तैयारियाँ की जाती हैं। मशीन रेडीनेस हो गया, टूल्स के बारे में नॉलेज हो गई, मेजरमेंट हो गया, ड्राफ्टिंग, पैटर्न मेकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टिचिंग ऑपरेशन के दौरान आती है, स्टिचिंग ऑपरेशन से पहले आती हैं। ठीक है, फिर स्टिचिंग ऑपरेशन में जो होता है कि हम जो हमारा गारमेंट है जिसकी डिज़ाइन हम रेडी कर चुके हैं और जिसके बारे में हमें कटिंग भी हो गई है, पूरा हमारे पास उसके सारे पार्ट्स आ गए हैं और हम उसको अब स्टिच करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो स्टिचिंग जब हम कर रहे हैं तो उस चीज़ में कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब जहाँ पर क्वालिटी की बात आ रही है तो सबसे पहले हम क्वालिटी को जानेंगे। हम पढ़ेंगे कि क्वालिटी जो है उसका मीनिंग क्या होता है, पहले क्वालिटी को समझेंगे। ठीक है, क्वालिटी को अगर हम एक साफ सीधी सरल परिभाषा में समझाएं तो क्वालिटी होती है ग्राहक की उम्मीद के अनुसार प्रोडक्शन। ठीक है, हमारा जो भी बायर है गारमेंट इंडस्ट्री में, सबको पता है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री में वर्क हो रहा है तो मल्टीपल लोगों के लिए एक साथ गारमेंट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वो प्रोडक्शन का जो भी हमें ऑर्डर देता है, जो भी बायर होता है जिसको वो चाहिए, तो उसकी उम्मीद के अनुसार, मतलब उसका सेटिस्फेक्शन हो उसमें, उसको किस तरीके के गारमेंट्स चाहिए, ठीक है, कैसी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, कैसा उसका मेज़रमेंट होना चाहिए, किस किस मेज़रमेंट में उसे चाहिए, किस कलर में उसको गारमेंट चाहिए। ठीक है, वो सारी उसकी उम्मीदें होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो इजीली मुझे लगता है आप लोग इससे समझ सकते हैं क्वालिटी को। एक बार दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक सिंपल लाइन में ग्राहक की उम्मीद के अनुसार प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वालिटी का मीनिंग। ठीक है, क्वालिटी जब हम लेकर आ रहे हैं तो क्वालिटी का मतलब तो यही है कि अगर मैंने जैकेट वियर किया है तो इसमें जो जिप है अगर मैं उसको लगा रही हूँ वो अटक अटक के लग रही है, तो क्या है, मेरा गारमेंट ठीक है लेकिन मेरी जो गारमेंट की जो जिप है, जिपर खराब है। ठीक है, तो उसको लगाने में या खोलने में दिक्कत होगी, है ना। तो वो दिक्कतें ना फेस करनी पड़े, मेरे गारमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वालिटी का इशू ना आए, तो वो मेरी नीड है, मेरी उम्मीद है। ठीक है, कि मुझे ऐसा गारमेंट चाहिए, वो मेरी पसंद का गारमेंट होगा। वहीं अगर गारमेंट में मेरे उम्मीद के बिना, मेरे अकॉर्डिंग काम ना किया गया हो, उससे अलग हटकर अगर किसी प्रकार का कोई काम करके दिया गया है तो शायद वो मैं उसे परचेज नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है वो मुझे दिख रही है कि इसमें इसकी क्वालिटी ख़राब है, या फिर हमारा जो गारमेंट है उसमें कहीं से कलर, ब्लैक आउटफिट अगर आपने पूरा पहना है, ठीक है, उसमें कहीं पर भी थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रहा है, डिसकलरेशन हो रहा है उसमें, और आपकी एक बाजू पे या फिर फ्रंट या बैक में किसी भी पार्ट में कलर जो है ब्लैक, वो एक्चुअल वो ब्लैक नहीं है, बाकी के गारमेंट जो ब्लैक कलर है। ठीक है, तो वो अलग से दिखेगा कलर। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया एक कि वहाँ पर भी हमने जो गारमेंट में कपड़ा यूज़ करा है उसकी क्वालिटी खराब है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिजेक्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी अगर कपड़ों में नहीं होती है तो बायर उसे परचेज नहीं करता है। बायर परचेज नहीं करता है तो प्रोडक्शन जितना भी होता है वो सारा वेस्ट जाता है। ठीक है, और उस वेस्टेज को बचाने के लिए हमें कई तरीके के क्वालिटी इंस्पेक्शंस भी करने पड़ते हैं, वो भी स्टिचिंग ऑपरेशन के दौरान। ठीक है, किस किस तरीके के क्वालिटी इंस्पेक्शंस हम करते हैं, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा जान लेते हैं। क्वालिटी इंस्पेक्शन में हम करते क्या क्या चीज़ें, हम पहले तो उसका साइज चेक करते हैं। ठीक है, हमारा जो गारमेंट हम बना रहे हैं सबसे पहले हम उसके साइज पर ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ उसकी स्टिचिंग की। ठीक है, स्टिचिंग। फिर थर्ड जो हो गया, हम कपड़ा भी देखेंगे। ठीक है, फिर आ गया हमारा
कि कोई उसमें डिफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, ये 4 चीजें हम जब स्टिचिंग ऑपरेशन चल रहा होता है हमारा, उस वक्त हम इन 4 चीजों पर फोकस करते हैं। ठीक है, पहला साइज, दूसरा स्टिचिंग, तीसरा फैब्रिक और चौथा नो डिफेक्ट्स। ठीक है, कि मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट जो है वो हमारे गारमेंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइज में हम कैसे करेंगे कि अगर हमें किसी भी बायर ने जो हमें ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर में उसने हमें मल्टीपल साइजेस के गारमेंट बनाने को बोला है। ठीक है, तो हमारी कंपनी क्या करेगी, उसके पहले तो साइजेस को जानेगी कि किस किस साइज में उसे गारमेंट्स चाहिए। ठीक है, और उन साइजेस, अगर उसे सारे जो गारमेंट्स हैं मीडियम और सिर्फ लार्ज 2 साइजेस में चाहिए, तो हम इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे स्टिचिंग ऑपरेशन के दौरान ही कि कोई भी जो साइज है वो मीडियम और लार्ज के अलावा कोई तीसरा साइज उसमें ना बन रहा हो। क्योंकि अगर कोई छोटा साइज होगा तब भी बायर उस प्रोडक्शन को रिजेक्ट कर देगा और वो उन बने हुए प्रोडक्ट को नहीं लेकर जाएगा। बड़ा साइज अगर हम बना देंगे उसके अकॉर्डिंग ना बनाकर थोड़ा बड़ा साइज बना देंगे, तब भी वो उस प्रोडक्शन को, जो भी प्रोडक्ट्स बने हैं उनको लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है कि उसकी इच्छाओं के अनुसार हमने काम नहीं किया है। ठीक है, ये सारे इंस्पेक्शन जो होते हैं कि कपड़ा कहीं पर खराब तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये इन लाइन इंस्पेक्शंस में होता है। ठीक है, क्वालिटी जो है वो हम ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, जब हमारा जो स्टिचिंग ऑपरेशन चल रहा होता है उस वक्त हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, कॉमन गारमेंट डिफेक्ट जो होते हैं वो होते क्या है। ठीक है, क्वालिटी का जो रोल है वो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा मेन है। हम कहीं भी वर्क कर रहे होते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम काम करते हैं, तो क्वालिटी जो है वो देना हमारी जिम्मेदारी है। हर काम में क्वालिटी देना हमारी जिम्मेदारी है। गारमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लॉसेस इस बेसिस पे हो जाते हैं कि हमने गारमेंट की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं दी है। तो इन सब चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हमारी गारमेंट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव रहे, अच्छी रहे, किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट ना मिले उसमें, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कॉमन गारमेंट डिफेक्ट्स जो होते हैं वो होते क्या है, जैसे कि ओपन सीम का खुलना। आपका पूरा गारमेंट रेडी हो गया है, अब जब उसमें फाइनली जब कपड़े में चेकिंग की जा रही है, ठीक है, क्वालिटी जो है, क्वालिटी चेकिंग या क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो जो चेक होता है, बता दे रही हूँ रिपीट करके इसको, कि वो पूरे गारमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में सबसे लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, पैकिंग से पहले वाला, सेकेंड लास्ट मान लीजिए। ठीक है, कि पैकिंग से पहले पूरे गारमेंट की क्वालिटी चेक होती है। ठीक है, अगर किसी भी क्वालिटी में किसी भी तरीके की कोई कमी पाई जाती है तो उस गारमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉमन गारमेंट डिफेक्ट्स की। ठीक है, गारमेंट में कॉमनली कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं। पहला हो गया हमारा ओपन सीम। हमारा जो पूरा गारमेंट है वो रेडी होने के बाद हम उसको चेक करते हैं, उसकी सारी सिलाइयाँ चेक करते हैं। कि मान लीजिए ये हमारा कोई गारमेंट है, अब यहाँ से हमने सिलाई लगाई है और इतने बीच में हमारी सिलाई छूट गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लग गई है, बस बीच में थोड़ी सी हमारी सिलाई छूट गई, तो क्या है, वहाँ पर ओपन हो जाएगा कपड़ा। वहाँ पर क्योंकि सिलाई नहीं लगी है, बंद नहीं हुआ है वहाँ से कपड़ा। जहाँ पर पूरी फुल सिलाई लगनी है वहाँ पर हमारी सिलाई जो है बीच में ब्रेक हो गई है, उसके बाद लगी है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सिलाई हमने पूरी लगाई है। मेन चीज़ ये है कि हमने सिलाई पूरी लगाई है। यहाँ से क्या है कि एक धागा टूटने की वजह से आधी सिलाई जो है वो खुल चुकी है। ठीक है, आधी सिलाई खुल गई तो क्या हो गया, वो ओपन सीम हो गई। अब यही कपड़ा यही गारमेंट जो है इंडस्ट्री से बाहर अगर शॉप्स पर जाएगा, बाहर परचेज करके लेके जाएंगे, शॉप्स पे जाएगा, तो उसे जो कंज्यूमर्स खरीदने जाएंगे, ठीक है, तो वो जब भी हम कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें सारी चीज़ें चेक करते हैं ना, और बाई चांस हमें वो ओपन सीम दिख जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस शॉप से कभी भी वो कपड़ा नहीं खरीदेंगे, है ना। तो ये क्या हो रहा है, पूरे गारमेंट का लॉस हो रहा है। अगर इंडस्ट्री में ही बायर पहले इन सारी चीज़ों को चेक कर लेता है तो ये लॉसेस जो है वो कम होते हैं, वरना सारा जो लॉसेस है वो गारमेंट इंडस्ट्री पर ही आता है। फिर आ जाता है हमारा स्किप्ड
स्किप्ड सीम या स्किप्ड स्टिचेस, जो टाके हैं सिलाई मशीन द्वारा जो सिलाई की जा रही है उसमें जितने भी टाके लग रहे हैं, SPI जिसे बोलते हैं स्टिच पर इंच, ठीक है, तो वो कहीं पर भी स्किप तो नहीं हुआ है। कभी कभी हमारी मशीन में ऐसी कुछ खराबियां आ जाती हैं निडल की वजह से, या फिर बॉबिन केस जो है वो करेक्ट तरीके से नहीं लगा होता है, इस वजह से जो हमारी मशीन में है कुछ कमियां आ जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी लाइन में, जैसे हमारा जो भी गारमेंट है, ठीक है, उसकी पूरी लाइन में हमें यहाँ पे सीम लगानी है, ठीक है। अब ये पूरी जो सीम है वो पूरी ना आकर बीच से स्किप हो गई। ओपन सीम जैसा ही है, लेकिन ओपन सीम में क्या है, सिलाई लगने के बाद सिलाई जो है टाका टूट जाता है कहीं से और सिलाई उधर जाती है, खुल जाती है सिलाई, ठीक है। स्किप में क्या है, मशीन में कोई डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो स्किप हो जाती है सिलाई वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर सिलाई आती ही नहीं है किसी एक जगह। ऊपर का धागा तो आएगा, नीचे की साइड से धागा जो है वो प्रॉपरली नहीं आता, तो उतने कुछ SPI में स्टिच जो है वो स्किप हो जाती है, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का डिफेक्ट है जिससे कपड़ा जो है वो रिजेक्शन की तरफ चला जाएगा, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर अगर हम क्वालिटी चेक में ये सारे इंस्पेक्शंस कर लेते हैं, चीज़ें देख लेते हैं, तो हम उसे सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, अपने डैमेज होने से, चीज़ों को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है थर्ड हमारा ऑयल स्टेन, ठीक है। ऑयल स्टेन मतलब कि ऑयल का दाग। मशीन पर जब हम वर्क करते हैं स्टिचिंग ऑपरेशन के दौरान, जो हमारा मशीन पर वर्क चल रहा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि मशीन में डेली ऑयलिंग होती है, ठीक है, और जो गारमेंट इंडस्ट्री में मशीन्स होती हैं उनमें सबको पता है कि उनमें जो ऑयल है वो पूरा नीचे जो कंटेनर टाइप का उसका जो बॉक्स बना होता है उसमें भरा हुआ होता है। तो कभी कभी होता है कि ऊपर से मशीनों में ऑयलिंग की जाती है, जो रेगुलर क्लीनिंग रूटीन होता है मशीन्स का, या फिर रेगुलर मेंटेनेंस जो होता है मशीन का, उस दौरान रेगुलर मशीनें बंद होने के बाद उनमें कुछ ड्रॉप्स ऑयल की डाली जाती है, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम जब मशीन को चलाएंगे तो हम क्या करते हैं, पहले ही कपड़े को उस पर डायरेक्ट नहीं सिलेंगे। जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी गारमेंट हमारे बन रहे हैं, उन गारमेंट्स को आते ही सिलाई मशीन में डायरेक्ट उस नए गारमेंट को नहीं सिलेंगे, ठीक है। जब हम अपनी वर्क प्लेस पर बैठते हैं और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम एक रफ कपड़ा लेकर, कोई खराब बेकार यूजलेस कपड़ा लेकर, ठीक है, हम क्या करते हैं, धागा डालने के बाद मशीन को उस रफ कपड़े पे चलाकर देख लेते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई ऑयल का स्टेन आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे जो भी हमने थ्रेड लगाया होगा पहली बार तो उसका कलर बदल जाएगा, ठीक है, हमें साफ दिख जाएगा कि इसमें ऑयल का स्टेन आ रहा है। तो हम उसको थोड़ी देर उसी कपड़े पर चलाएंगे मशीन को। हम उस रफ कपड़े पर मशीन को तब तक चलाएंगे जब तक कि जो ऑयल का स्टेन है या फिर ऑयल जो है वो आना बंद नहीं हो जाता और हमारा जो थ्रेड चल रहा है वो एकदम क्लियर ना आ जाए, ठीक है। जैसे व्हाइट कलर का हमने थ्रेड लगाया है तो वो व्हाइट कलर का जो थ्रेड है वो व्हाइट जब तक ना दिखने लगे तब तक हम उस कपड़े पर उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे या फिर चलाएंगे, जिससे हमें ये सुनिश्चित हो जाएगा कि अब ऑयल का स्टेन नहीं आ रहा है, हम अपने नए गारमेंट को सिल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इससे हमने जो है क्वालिटी को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, कि हमने पहले ही हम इतने प्रिपेयर्ड हैं कि हमें पता है ऑयल का स्टेन लगने से गारमेंट खराब हो सकता है हमारा, तो हमने यहाँ पर पहले से रफ कपड़े पे सिलाई लगा के क्वालिटी को कंट्रोल में कर लिया, ठीक है, डिफेक्ट आने से कपड़े में बचा लिया। और यही जब हमें प्रॉपर चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है तो हम क्या करते हैं कि मशीन पर वर्क करने जब बैठते हैं तो उसके बाद तुरंत ही हम गारमेंट को मशीन पे सिलने लग जाते हैं, जिससे कि हमारे गारमेंट में मशीन का ऑयल का स्टेन पड़ जाता है। अब तो बहुत सारे ऐसे अप्रूव केमिकल आ रहे हैं जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से हम उन स्टेन्स को हटा सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन पे कोई स्टेन लग जाए तो हम उसे नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो गारमेंट जो है हमारा वो डिफेक्टेड पीस में आ जाता है और वो रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा फोर्थ आता है रॉन्ग मेजरमेंट, ठीक है। ये सबसे पहली चीज है, मतलब हम देखते क्वालिटी जब चेक करते हैं तो हम स्टार्टिंग में सीम्स स्टेन्स ये सब चेक करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं मेजरमेंट, प्रॉपर मेजरमेंट का हमारा गारमेंट बना है या नहीं, ठीक है। तो गारमेंट में हमारे
जो मेजरमेंट हमें बायर ने बताया होगा, ठीक है, बायर की जो डिमांड होगी वो मेजरमेंट हमारा है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या होगा, हमारा गारमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हमने प्रॉपर उसी मेजरमेंट से बनाया है तो हमारा गारमेंट जो है वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसकी क्वालिटी चेकिंग में गारमेंट के मेजरमेंट को भी चेक किया जाता है। सबसे लास्ट आता है हमारा कलर शेडिंग, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको थोड़ा सा। कलर शेडिंग जैसे कि या बल्क में कपड़े बन रहे हैं तो कुछ गारमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें थोड़ा सा भी कुछ पानी की छींटे या फिर ऐसा कुछ पड़ जाता है तो वहाँ पर उसमें कलर चला जाता है गारमेंट का, ठीक है। या फिर बहुत सारे कपड़े एक साथ रखे हैं तो किसी कपड़े का कलर दूसरे कपड़े पर आ जाना, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि हमने कोई गारमेंट बनाया, उसके सारे पार्ट्स में सेम कलर है, किसी एक पार्ट पर कोई कलर जो है रेड कलर ही मान लीजिए, तो एक रेड का बिल्कुल थोड़ा सा लाइट शेड हो गया, ठीक है। वहाँ पे क्या हो गया, कलर का शेड आ गया और हमारा जो गारमेंट है वहाँ पर वो क्या हो जाता है, डिफेक्ट में चला जाता है, ठीक है। कलर शेडिंग की वजह से भी हमारा गारमेंट जो है डिफेक्टेड पीस में चला जाता है। तो क्वालिटी जो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी क्या होता है, ठीक है। तो हम क्वालिटी में सबसे पहले क्या चेक करते हैं, साइज, स्टिचिंग, फैब्रिक और कोई डिफेक्ट है या नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें हम क्वालिटी में चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है जो कि मैंने अभी बताया आपको, कॉमन गारमेंट डिफेक्ट, ठीक है। गारमेंट में आने वाले कॉमन डिफेक्ट, जिसमें मैंने आपको 5 से 6 चीजें बताई हैं अभी। ओपन सीम जैसे समझा दिया था, स्किप्ड सीम और ऑयल स्टेन, रॉन्ग मेजरमेंट और कलर शेडिंग, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है ये चीज कि गारमेंट डिफेक्ट में जब हम चेक करते हैं, क्वालिटी को जब हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हम गारमेंट में डिफेक्ट निकालते हैं। होता है ना कि कहते हैं कि किसी की अच्छाइयाँ देखो कमियां मत देखो, लेकिन यहाँ गारमेंट इंडस्ट्री में हमें क्या करना पड़ता है कि हम उस गारमेंट की अच्छाई ना देखकर हम उसमें कमियां ढूंढते हैं, क्योंकि अगर हम उन कमियों को ढूंढ लेंगे तो वो प्रोडक्शन जो है हमारा वो अच्छा होगा और प्रोडक्शन हमारा खराब नहीं होगा, ठीक है। बायर की अपेक्षा के अनुसार हमारा काम होगा, जैसा बायर की नीड होगी वैसा हमारा काम होगा, ठीक है। तो गारमेंट इंडस्ट्री का पहला रूल है कि हमारा गारमेंट रेडी होने के बाद हम उसमें अच्छाइयाँ ना देखकर हम उसमें कमियां ढूंढते हैं, क्योंकि कमियां अगर हमें इंडस्ट्री के अंदर मिल जाती हैं तो हम उनको रीवर्क करके सारा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और वही कमियां अगर बायर देखता है या बायर के पास गारमेंट पहुंचने के बाद पता चलती है तो उन कमियों से क्या होता है, हमारा लॉस होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम स्टेजेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, उसमें आता है सबसे पहले हमारा फैब्रिक इंस्पेक्शन, ठीक है। हम जो गारमेंट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो हमारा फैब्रिक पे डिपेंड है पूरा पूरा, ठीक है। फैब्रिक नहीं होगा तो गारमेंट ही नहीं बनेगा। फिर गारमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, फैब्रिक का इंस्पेक्शन करना है कि फैब्रिक हमारा अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, ठीक है। तो फैब्रिक की क्वालिटी को कैसे चेक करते हैं, फैब्रिक देखते हैं हम उसमें कोई होल तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी फैब्रिक में कहीं पर भी कोई होल होता है या कुछ भी इस तरीके का कट होता है या वहाँ से जो वीविंग है वो हटी हुई होती है, वन साइड वीविंग होती है, केवल प्रॉपर तरीके से वीव नहीं होता है उसमें, तो क्या होता है वहाँ से जो कपड़ा है वो कमज़ोर हो जाता है। और हमने अगर इन सब चीज़ों का फैब्रिक का इंस्पेक्शन नहीं किया है और हमने उसमें गारमेंट की लिए पैटर्न बना लिए हैं, कटिंग कर दी है, तो किसी ना किसी गारमेंट में तो ऐसा होगा ना कि वो जो खराब वाला फैब्रिक था, होल वाला, कट वाला या फिर अनइवन वीव वाला, ठीक है, वो किसी ना किसी गारमेंट में तो जाएगा ना। तो क्या होगा, वो गारमेंट हमारा, हम उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते, वो गारमेंट हमारा पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा शेड वेरिएंट, जैसा कि ऊपर वाले में जो बताया था, पहले कलर शेडिंग जिससे बोलते हैं। तो शेड वेरिएंट में हमें ध्यान रखना है कहीं पर भी पूरे फैब्रिक में कहीं पर भी शेड का अगर कोई वेरिएशन है, मतलब कि जो शेड है कलर की वो ठीक नहीं है, कहीं पर लाइट हो रहा है शेड, तो उस फैब्रिक को हमें पहले ही हटा देना चाहिए, ठीक है। ताकि हम जब गारमेंट की कटिंग कर रहे हैं तो उस कटिंग में वो शेड जो खराब है वो ना आए और हमारा जो प्रोडक्शन है वो चलता रहे, वो प्रोडक्शन हमारा खराब
ना हो। फिर आता है हमारा इनलाइन इंस्पेक्शन। ठीक है, लाइन में जब वर्क हो रहा होता है गारमेंट इंडस्ट्री में, तो उस टाइम पर हमें किस किस चीज़ का इंस्पेक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा हमारा स्टिचिंग का इंस्पेक्शन। ठीक है, जो लाइन में काम हो रहा है तो उसमें सिलाइयाँ प्रॉपर ठीक आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं इनलाइन इंस्पेक्शन में। फिर आ जाता है हमारा फाइनल इंस्पेक्शन। ठीक है, फाइनल इंस्पेक्शन में क्या होता है, पैकिंग से पहले, ठीक है, पैकिंग से पहले जो क्वालिटी चेक होती है। तो पैकिंग से पहले क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, ये सारी चीज़ें जो अब तक बताई थी वो सारी चीज़ें पैकिंग से पहले ही हमारी चेक होती हैं। ठीक है, फिर आ जाता है क्वालिटी को बनाए रखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा है जो वो स्टिचिंग ऑपरेशन के दौरान क्वालिटी बनाए रखने के लिए, ठीक है, या फिर क्वालिटी को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वही है। तो हम क्वालिटी के बारे में बिल्कुल डीप में सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट कि क्वालिटी बनाए रखने के क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, हमें बेनिफिट भी जानने हैं। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, हमने कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, उसकी अनुसार हमने जो प्रोडक्शन है वो किया है, तो वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम वो हमें और प्रोडक्शन देगा, उससे क्या है, कस्टमर खुश होगा, तो कस्टमर का भी बेनिफिट है उसमें, तो कहीं ना कहीं गारमेंट इंडस्ट्रीज का भी बेनिफिट है ना। अगर हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनाएंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो कस्टमर हमें और वर्क देगा, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, फिर है रिजेक्शन कम होता है अगर हम क्वालिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो रिजेक्शन जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से जितने भी स्टेप्स बताए हैं गारमेंट में क्वालिटी चेक करने के मैंने अभी तक, उन सारे पॉइंट्स को देखकर अगर हम क्वालिटी चेक करते हैं तो रिजेक्शन जो है वो हमारा कम होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर होता है रिजेक्शन। ठीक है, फिर थर्ड जाता है हमारा कि अगर रिजेक्शन हमारा कम हुआ है तो क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा, फिर हमारी क्या होगा, हमारी जो ब्रांड है, जिस भी हमारी जो गारमेंट इंडस्ट्री है या ब्रांड कह लेंगे, उसकी इमेज अच्छी होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये हमारी थी क्वालिटी के बारे में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्टिचेस। ठीक है, हम क्वालिटी तो सारी चेक कर लेंगे, लेकिन हमें सिलाइयों का ज्ञान होना चाहिए, सीम डिफेक्ट्स किस किस तरीके के होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम गारमेंट में डिफेक्ट निकाल पाएंगे ना। गारमेंट में हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये गारमेंट डिफेक्टेड है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले स्टिचेस जितने भी टाके होते हैं उनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी होता है, और सीम डिफेक्ट्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो टाके हैं हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के टाके होते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है पहले बेसिक और दूसरा डेकोरेटिव। ठीक है, 2 प्रकार के टाके होते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बेसिक और डेकोरेटिव। ठीक है, नोट करिएगा ये पॉइंट, बेसिक और डेकोरेटिव 2 प्रकार के हमारे टाके होते हैं। बेसिक टाके जो होते हैं उसमें भी 2 टाइप होते हैं, डेकोरेटिव जो होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, बेसिक में भी 2 टाइप के टाके होते हैं, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, टेम्पररी टाके होते हैं जो वो स्थायी टाके होते हैं, परमानेंट टाके जो होते हैं वो टेम्पररी जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और परमानेंट जो होते हैं वो स्थायी टाके होते हैं। ठीक है, तो टेम्पररी स्टिचेस कौन सी होती हैं, गारमेंट बनाते वक्त 2 गारमेंट्स को जोड़ने के लिए जहाँ पर हम पिंस का यूज करते हैं, वहीं कभी कभी हम कच्चे टाके लगाने का भी यूज करते हैं, जिसे अनइवन स्टिच बोलते हैं। ठीक है, जिनमें टाकों का कोई आकार नहीं होता है, हम ऐसे ही बड़ी टाकों के साथ में पूरा गारमेंट जो है उसको स्टिच कर देते हैं। ठीक है, तो जो 2 गारमेंट्स को जोड़ते हैं, उन 2 गारमेंट्स को जोड़ने वाला जो प्रोसेस है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही अनइवन तरीके से जोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि हम उसको जब परमानेंट स्टिच से जोड़ें तो वो जो अनइवन वाला या फिर अस्थायी टाका है उसे हम बाद में हटा सकें। जहाँ पर हमें टाका दोबारा से हटाने की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम इस तरीके के टाकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, स्थायी टाके जैसे कि हमारी मशीन की स्टिच हो गई। ठीक है, मशीन स्टिचेस को हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें
हमें टाके को हटाना नहीं होता है, ठीक है। या फिर हमारी तुरपाई हो गई, नेक की फिनिशिंग के लिए जो हम करते हैं तुरपाई, हैमिंग बोलते हैं जिसे, इवन और अनइवन, विजिबल और इनविजिबल हैमिंग, ठीक है। जो एक दिखाई देती है और एक हैमिंग होती है जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो उसको हम परमानेंट स्टिच में रखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि परमानेंट स्टिचेस जो होती हैं वो गारमेंट में से एक बार करने के बाद हटाई नहीं जाती है, ठीक है। नेक की, स्लीव्स की फिनिशिंग के लिए कुछ सिलाइयाँ ऐसी होती हैं जो यूज़ की जाती हैं, ठीक है, जिनको हटाया नहीं जाता है, हाथ से करने के बाद भी उन्हें हटाया नहीं जाता है, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी डेकोरेटिव स्टिचेस, ठीक है। अब डेकोरेटिव स्टिचेस से आप खुद ही समझ रहे होंगे, वर्ड जो है डेकोरेटिव, सजावट का, ठीक है। तो सजावटी टाँके कौन से होते हैं? लेडीज गारमेंट्स या जेंट्स में होते हैं, जेंट्स के एथनिक वियर में यूज होते हैं कभी कभी, ठीक है। वरना लेडीज गारमेंट जो होते हैं, वुमेन्स के जो गारमेंट्स होते हैं, उनमें डेकोरेटिव स्टिचेस का यूज होता है उनको सजाने के लिए, ठीक है। जैसे डेकोरेटिव स्टिचेस में कौन कौन सी स्टिचेस आ जाएंगी? लेजी रेजी, हैरिंगबोन, ठीक है, और भरवा स्टिच जिससे कढ़ाई की जाती है, कढ़ाई वाले जो टाके होते हैं, बुलियन स्टिच हो गई हमारी जिसमें फ्लावर की शेप का टाका आता है, ठीक है, क्रॉस स्टिच हो गई। ये सारी जो स्टिचेस हैं हमारी वो क्या है? सजावटी स्टिचेस हैं। इनके द्वारा हम गारमेंट को सजाते हैं, ठीक है। गारमेंट की अच्छी क्वालिटी के साथ साथ उसकी खूबसूरती को भी इम्प्रूव करने के लिए हम इस टाके का यूज़ करते हैं, ठीक है, खूबसूरती को बनाए रखने के लिए। और फिर हम आ जाते हैं सीम डिफेक्ट की तरफ, ठीक है। टाकों के बारे में हमने जान लिया कि टाके कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से टाके होते हैं, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, टाके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? दो, बेसिक और डेकोरेटिव। जिसमें से डेकोरेटिव तो स्टिचेस वो सारी स्टिचेस होती हैं जिनमें डेकोरेशन, जिनके द्वारा डेकोरेशन की जाती है कपड़ों में, ठीक है। बेसिक जो होते हैं, बेसिक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। उसका भी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था। स्थायी टाके जो होते हैं जिनको लगाने के बाद में उन्हें हटाया नहीं जाता है। अस्थायी स्टिच जो होती है उसको एक बार हम कपड़े को जोड़ते हैं अनइवन तरीके से, ठीक है, उसके बाद हम उस धागे को हटा देते हैं, उस सिलाई को हटा देते हैं, क्योंकि वो अस्थायी सिलाई है। हमने बस गारमेंट के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए उस सिलाई का यूज किया था, जिसका प्रॉपर परमानेंट यूज हमने नहीं किया था, ठीक है। यहाँ तक आपका आई होप सारा क्लियर हो चुका होगा। फिर उसके बाद हम सीम डिफेक्ट पे आ जाते हैं। सीम डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। सीम डिफेक्ट में देखिए कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखे हुए मेंशन किए हैं। स्किप स्टिच, पकरिंग, अनइवन स्टिच और ब्रोकन स्टिच, ठीक है। तो स्किप्ड स्टिच मैं आपको क्वालिटी कंट्रोल में भी स्किप्ड बता चुकी हूँ, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल आप तभी कर पाएंगे, मैंने आपको बताया था, कि जब आपको इन दो चीजों का ज्ञान होगा, टाइप्स ऑफ स्टिचेस का, कि टाकों का ज्ञान, और दूसरा सीम के थ्रू कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। स्किप्ड स्टिच मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से यहाँ पर टॉपिक आया तो मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी, ठीक है। कहीं पर भी जो सिलाई हमने लगाई है गारमेंट में, कभी कभी मशीन के डिफेक्ट के कारण या मशीन में जो निडल लगी है वो गलत तरीके की लगी है, ठीक है, गलत साइज की लगी है, ये ऐसा डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमारी जो सिलाई है कंटिन्यू आते आते बीच में से कहीं से गायब हो जाती है और फिर उसके बाद नीचे से फिर से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो हो जाती है स्किप्ड स्टिच, कि जो हमारी स्टिच थी वो स्किप हो गई। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी पकरिंग। पकरिंग जो है वो क्या है? पकरिंग एक तरीके से गारमेंट जो हम सिल रहे होते हैं उसमें जो सिलाई है वहां से जो हम गारमेंट को सीधा करके देखें या उल्टी साइड से ही देख लें तो रिंकल्स आते हैं गारमेंट में, ठीक है। मतलब कि जो सिलाई है वो छूट छूट कर आगे बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से जो गारमेंट है वो पूरा इवन नहीं होता है, उसमें रिंकल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो भी एक सीम डिफेक्ट होता है, जो कि निडल की सीम डिफेक्ट जो होते हैं वो मोस्टली मशीन के टेंशन पर डिपेंड करते हैं और दूसरा निडल पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि हमने जो गारमेंट हम सिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टेंशन को
नियंत्रित कर रखा है या नहीं, या फिर जो गारमेंट हम सिल रहे हैं, जो फैब्रिक हमारा है, उसके अकॉर्डिंग हमने निडल का यूज़ किया है या नहीं। ये दो चीज़ों पर हमारे सारे जो सीम डिफेक्ट्स आते हैं वो इन दो चीज़ों पर ही डिपेंड होते हैं, या तो मशीन की सेटिंग की वजह से वो आते हैं, या फिर हमने निडल खराब या फिर उस नंबर की यूज़ नहीं करी है जो हमें गारमेंट फैब्रिक पे चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी अनइवन स्टिच। ठीक है, कहीं पर हमने छोटी टाके लगाए, कहीं पर हमने बड़े टाके लगती है। ठीक है, गारमेंट में तो जहाँ पर भी हमने इस तरीके का करा होगा ना कि कहीं पर बड़े टाकों से सिलाई कर दी, कहीं पर छोटे टाकों से सिलाई कर दी, तो वो गारमेंट अलग ही पता चल जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से अलग ही दिख जाता है वहाँ पर कि हमने यहाँ पर कुछ डिफेक्ट किया है। ये सारी चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल में या फिर क्वालिटी चेकिंग में हम देख लेते हैं। फिर आता है हमारा ब्रोकन स्टिच। सिलाई कुछ इस तरीके से लगी होती है तो कपड़े को बहुत खींच कर लगा देते हैं, या ढीला ढीला करके कपड़े को उस पर सिलाई लगा देते हैं। फिर क्या होता है, जिसकी वजह से जो स्टिच है वो कोई या तो बॉबिन वाला धागा या फिर निडल वाला धागा, निडल वाला धागा टूटता जो जनरली हमें पता चल जाता है कि मशीन में निडल वाला धागा टूट गया है ऊपर से, क्योंकि वो दिख जाता है। बॉबिन का धागा कभी कभी नीचे से सिलाई नहीं दे रहा होता है, या फिर सिलाई टूट जाती है वहाँ बीच से, तो वो क्या हो जाती है हमारी ब्रोकन स्टिच, मतलब कि जो बखिया है हमारी वो टूट गई। ठीक है, अब आगे कॉजेज ऑफ स्टिचिंग डिफेक्ट। ठीक है, स्टिचिंग डिफेक्ट आने के क्या क्या कारण होते हैं, साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया था स्टिचिंग जो डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट जो है स्टिचिंग का वो किस कारण आता है। या तो हमारी दो ही कारण होते हैं बस, या तो मशीन की सेटिंग ठीक नहीं होती है। ठीक है, मशीन की सेटिंग ठीक ना होने के कारण हमारा स्टिचिंग का डिफेक्ट आता है, और दूसरा जो भी फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लाइट फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल हल्का फैब्रिक है, तो क्या करना है, हमें पतली सुई का यूज़ करना है, ताकि जो हमारा लाइट फैब्रिक है उसमें सुई के निशान ना पड़े, छेद ना हो कपड़े में। ठीक है, मोटा फैब्रिक जैसे डेनिम का फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं, पैंट बनाने के लिए फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए मोटी सुई का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है कि हमारी मशीन की सेटिंग बिल्कुल ठीक है, और दूसरा हमने जो मशीन में निडल यूज़ करी है वो हमारी फैब्रिक के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, तो ये दो मेन कारण होते हैं। इन दो चीज़ों पर अगर हम थोड़ी सी चीज़ें कर लेते हैं तो हमारा जो गारमेंट है वो बिल्कुल ठीक बनता है। आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।